Hello dear scholar, most welcome in my YouTube channel The Receptor. Today I will discuss about chemotherapy for UTI means urinary tract infections. तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन सी दवाइयाँ हैं, क्या ट्रीटमेंट पैटर्न है, क्या इंटरवेंशंस हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ हमारी चलती हैं इसके ट्रीटमेंट में। एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे आपको कि यूटीआई का जो केस है उसमें मोस्टली आपकी एंटीमाइक्रोबियल्स मेडिसिन चलती हैं, लाइक एंटीबायोटिक चलती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया है जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो मोस्टली बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और आपको पता होना चाहिए जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं एंटीबायोटिक या फिर एंटीमाइक्रोबियल्स। ठीक है, अब देखो हमने एंटीबायोटिक की पूरी एक सीरीज बना रखी है, तो जो भी यूटीआई के केस में एंटीबायोटिक यहाँ पे हम मेंशन करेंगे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और डिटेल आपको प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि पहले से ऑलरेडी अपलोडेड है। लाइक अगर हम आपका सल्फोनामाइड की बात करेंगे तो सल्फोनामाइड का बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे साझा नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो पहले से हमने ऑलरेडी सल्फोनामाइड के बारे में बता रखा है, बेसिक मैकेनिज्म उसका पूरा डिटेल से, तो वहाँ पे आप विजिट कर लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो मेन टारगेट है वो मतलब है कि कौन सी दवाइयाँ हैं, कितनी डोज है और कितने दिन तक चलना चाहिए। ठीक है, तो उस पैटर्न से हम यूटीआई के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर? अब देखो पहले समझ लेते हैं भाई यूटीआई क्या होता है। चलो ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लें थोड़ा। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इनमें भी एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का मतलब अगर प्राइमरी फेज पे है, इनिशियल फेज पे है, कोई आपका यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज नहीं आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, किडनी फेलियर या फिर रिनल फेलियर का केस नहीं आ रहा, तो हम एक्यूट केस में रखते हैं। अगर यही चीज़ें आपकी यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं, किडनी डैमेज हो रही है, आपका BUN अल्टर हो रहा है, GFR अल्टर हो रहा है, फिर और कोई दिक्कत आ रही है, आपको सीवियर नेफ्रोटॉक्सिटी हो रही है, तो उस केस को हम क्या करते हैं, उसको कर देते हैं क्रोनिक यूटीआई। ठीक है, क्योंकि एक केस और है इसमें कि जो यूटीआई का केस है वो सबसे ज़्यादा आपका फीमेल के केस में देखा जाता है। उसका एक रीज़न है, एक नहीं मतलब मल्टीपल रीज़न है। पहला रीज़न है कि जो उनका यूरेथ्रा होता है वो शॉर्टर होता है देन मेन। ठीक है, तो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये भी है कि जो फीमेल की आपकी जेनाइटल एरिया है वो मोस्टली वेट रहती है, तो वहाँ भी एक इन्फेक्शंस के चांस ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी होती हैं। मैन में भी होता है, ऐसा नहीं कि केवल फीमेल में ही होता है, मेल में भी होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पॉसिबिलिटी वहाँ पे कम होती है। ठीक है, अब देखो इसके कारण क्या हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो सबसे मुख्य कारण माना जाता है वो माना जाता है आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, मतलब एसटीडी। अगर आप अनप्रोटेक्टेड किसी से इंटरकोर्स कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो, यूटीआई के चांस बढ़ सकते हैं। या फिर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप टॉयलेट वगैरह गंदे हैं, बहुत ऐसी जगह पे यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन जाती है ना। तो ये कुछ मुख्य कारण होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ है। और जो मुख्य बैक्टीरिया आपका है ई कोलाई हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, स्टेफिलोकोकस हो सकता है, या फिर प्रोटियस हो सकता है। तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं आपका यूटीआई में, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्कॉलर्स अगर हम बात करें यूटीआई की थोड़ा सा डिफिनीशन समझने के बारे में ना, तो देखो यूटीआई की अगर डिफिनीशन की हम बात करें तो हमारे पास क्या है, दिस इज कॉमन डिसऑर्डर एट ऑल एज एंड इन बोथ सेक्सेस। बोथ मतलब मेल और फीमेल। ए हेल्थी एंड नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट इज जनरली रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शंस। इसमें ये बताया गया एज यूजुअल हमारी बॉडी रेजिस्टेंस होती है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, गॉड गिवन प्रोसेस है, हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस होता है। अगर वही ज़्यादा हॉबी हो जाती है हमारे बॉडी पे, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा परेशान करता है, ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में आ जाता है, तब वो बीमारी को कॉज करता है। अदरवाइज हमारी बॉडी ही कैपेबल होती है किसी से लड़ने के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया। अब देखो फॉर एनाटॉमिकली रीजन फीमेल लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इज मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। मैंने आपको बता दिया कि फीमेल के केस में यूटीआई के केस ज़्यादा क्यों आते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट और है, नियरली 95% केसेस ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन वुमेन आर ड्यू टू ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। ग्राम नेगेटिव बैसिलाई इट इज ई कोलाई। मैंने बता दिया आपको मेजर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ई कोलाई है, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड प्रोटियस। उसमें भी ई कोलाई का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अगर हम बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। पेन हो सकता है, कहाँ पे होगा आपका, पेरिनियम कैविटी। पेरिनियम जो रीजन होता है एनस से स्क्रोटम के जो बीच का डिस्टेंस होता है पेरिनियम बोलते हैं। अब डिसयूरिया का केस मतलब होता है कि आपको यूरिनेशन में डिफिकल्टीज आएगी। ठीक है, चिल्स मतलब कोल्ड महसूस होता है। चिल्स का केस और आता है जब आपके मसल्स में सडन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो चिल्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। फीवर आपको बताइए, बुखार,
रीनल फेलियर के तब आते हैं कि जब आपका यूटीआई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फेज में चला गया और क्रोनिक में चेंज हो गया है। इसके बाद जो पायलोनेफ्राइटिस का केस है स्पेशली वो आता है कि जब आपकी किडनी स्पेसिफाइड किसी बैक्टीरिया से डैमेज हुई हो ना, उस केस को हम बोलते हैं पायलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अब देखो हम बात करें भाई जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, मतलब यूटीआई के केस में कौन कौन सी दवाइयाँ यूज करते हैं, तो इनको मेजर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, हम किल नहीं कर रहे हैं ना। और दूसरा हमारे पास है बैक्टीरियोसाइडल। साइडल मतलब उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल कर रहे हैं। क्लियर। जो पहला हमारा है डॉक्सीसाइक्लिन, और डॉक्सीसाइक्लिन आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि टेट्रासाइक्लिन है हमारा। नाइट्रोफुरेंटाइन हमारी एक स्पेशली यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, यूटीआई में बहुत अच्छा रोल है इसका। अगर हम बात करें बैक्टीरियोसाइडल, कोट्रिमोक्साजोल। कोट्रिमोक्साजोल हम लोगों ने पढ़ लिया था। एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन हमारा क्या है, बीटा लैक्टोमी पेनिसिलिन कैटेगरी में है ना। अब हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड्स लाइक आपका कैनामाइसिन, एमिकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद एफक्यू मतलब फ्लोरोक्विनोलोन्स, आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। इसके बाद हमारा माइक्रोलाइट लाइक एजिथ्रोमाइसिन। क्लियर। तीसरी कैटेगरी हमारे पास थोड़ा सा स्पेसिफाइड है, दिस इज यूरिनरी एंटीसेप्टिक। इसमें नाइट्रोफुरेंटाइन, इसके अलावा आपका मिथेनामाइन मैंडिलेट एंड नैलिडिसिक एसिड। अब थोड़ा सा बताइए, नैलिडिसिक एसिड हमने कहाँ पढ़ा था? नैलिडिसिक एसिड पढ़ा था हमने क्यूनोलोन्स एंटीबायोटिक में। जब हम क्यूनोलोन्स कैटेगरी की ड्रग में फ्लोरिनेशन करते हैं तो हमारी बन जाती है एफक्यू मतलब फ्लोरोक्विनोलोन्स। अब आपको कैसे समझ में आएगा, आपको जाना पड़ेगा हमारे फ्लोरोक्विनोलोन्स वाली वीडियो में, तो वहां से आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। या फिर आपने पहले पढ़ रखा हो तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे अपनी ड्रग्स जो कि हमारी यूटीआई में यूज होती है ना। तो पहले जो हमारे पास ड्रग है वो है कोट्रिमोक्साजोल। और ये जो कोट्रिमोक्साजोल है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जब हमने अपनी एंटीबायोटिक्स की सीरीज सल्फोनामाइड स्टार्ट किया था, मैं बहुत सारी जितनी भी एंटीबायोटिक पूरा कवर किया था, तो बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में और इसका मैकेनिज्म भी ना। तो थोड़ा सा प्रयास करते हैं। देखो कोट्रिमोक्साजोल जो है वो 2 दवाओं से मिलकर बनी है। कौन कौन सी दवाई है हमारे पास? सल्फा मिथॉक्साजोल एंड ट्राइमीथोप्रिम। सल्फा मिथॉक्साजोल एंड ट्राइमीथोप्रिम से मिलकर बनी है हमारी कोट्रिमोक्साजोल। ठीक है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत अच्छी दवाई है हमारी यूटीआई की है, पोटेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंट भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। एंटीबैक्टीरियल अगेंस्ट ई कोलाई एंड प्रोटियस। शुरुआत में मैंने बताया था जो मोस्ट ऑफ द यूटीआई के केस है वो ई कोलाई की वजह से होते हैं। ठीक है। ई कोलाई के अगेंस्ट बहुत अच्छी एक्टिविटी है इसकी, तो एब्सोल्युटली बहुत अच्छी होगी ना। अब देखो क्या है जो इसका ट्रीटमेंट का पैटर्न है, मतलब कितने डोज में देना है। जो हमारी सल्फा मिथॉक्साजोल है वो आपकी 800 mg होगी। ठीक है। और जो हमारी ट्राइमीथोप्रिम है वो होगी 160 mg। क्लियर। जो सल्फा मिथॉक्साजोल है उसकी डोज ज्यादा होगी, 800 mg होगा, और जो हमारी ट्राइमीथोप्रिम है उसकी होगी 160 mg। बीडी चलाएंगे हम दिन में 2 बार और लगभग 7 से 10 दिन, डिपेंड अपॉन सीवियरिटी ऑफ डिजीज। अब देखो कॉन्ट्राइंडिकेशंस की प्रॉब्लम है थोड़ा सा, मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको नहीं देना है ना, क्योंकि आपकी फेटस से क्रॉस कर जाती है, थोड़ा सा जो बेबी है उसमें दिक्कत आ सकती है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर। फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर थोड़ा सा हम रिवाइज करना चाहेंगे। पावा से बनना था डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, उसके बाद बनना था हमारा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, DHFA से TFHA। पावा से जो हमारा डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनना था सिंथेसिस के प्रेजेंस में, उसको क्या कर रहा है, ये कर रहा है इनहिबिट। ठीक है। तो आप इसको इन जनरल ये बोल सकते हो फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर। क्लियर। आपको आ गया समझ में। अब देखो दूसरी हमारे पास दवा है एम्पेसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन। ये हमारी पेनिसिलिन कैटेगरी की ड्रग है ना। दीज आर इफेक्टिव ओरली एंड पैरेंट्रल, दोनों यूज कर सकते हैं, ओरल आइदर पैरेंट्रल। इफेक्टिव अगेंस्ट ई कोलाई। देखो अगर आपको यूटीआई को समझना है ना दवा के बारे में, तो आप बैक्टीरिया को समझिए। सबसे बेस्ट तरीका होता है दवा का ट्रीटमेंट जानने का। अगर कोई डिजीज है तो पहले आप ये समझिए कि भाई वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है, या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, कोई इंटरनल फैक्टर है, फिर क्या फैक्टर है। अगर आपने उस बीमारी का फैक्टर पकड़ लिया, मतलब एटियोलॉजी पकड़ ली उसकी, तो आप ट्रीटमेंट पैटर्न तुरंत पता कर लोगे और तुरंत हिट कर दोगे दवा। लाइक हम यूटीआई के एग्जांपल ले रहे हैं, हमें पता लग गया भाई यूटीआई के केस में एक हमारी ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है
और ई कोलाई इसका नाम, और वही मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होती है। तो तुरंत हमारे माइंड में ये हिट होना चाहिए कि अगर बैक्टीरिया कॉज कर रही है किसी बीमारी को तो हम क्या यूज करेंगे, तो भाई एंटीबायोटिक ही तो यूज करेंगे ना। अगर यहाँ पे क्या होता, हमारा फंगस होता तो एंटी फंगल लगा देते, वायरस होता तो एंटीवायरल लगा देते ना। तो ये हमें सबसे पहले पता करने की नीड होती है कि जो डिजीज है, जो हमारा मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल इलनेस है, उसका कॉज क्या है। अगर आपको कॉज पता लग गया तो आप तुरंत दवाई का पैटर्न पता कर लोगे ना। अगर आपको कॉज पता नहीं लगा और आप ऐसे ही रट्टा मारते चले जा रहे हो क्लासिफिकेशन का, फार्माकोलॉजी का, ड्रग इंटरेक्शंस का, कॉन्ट्राइंडिकेशंस का, उसका मतलब कुछ नहीं है, आपके दिमाग से वो चीजें निकल जाएंगी। इसका सबसे बढ़िया फंडा है कि बीमारी के बारे में पहले आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर लीजिए उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। अगर आपको पता लग गया कि भाई वायरस इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, पैथोजेनेसिस कर रहा है, तो आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए भाई एंटीवायरल चलाएंगे हम, बैक्टीरियल नहीं चलाएंगे, एंटीबायोटिक नहीं चलाएंगे। तो हम तुरंत हमें क्या करना है, हमें एंटीवायरल देना है। अगर हमें पता लग जाए भाई किसी की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है किसी बीमारी में, तो क्या देंगे भाई, कैल्शियम सप्लीमेंट ही तो देंगे ना। वहां पे एंटीबायोटिक तो हम देंगे नहीं। तो आपको सबसे पहले जो नीड होती है वो पता करने की होती है कि उसका मेजर कॉजेटिव फैक्टर क्या है। अब हर जितनी भी दवाइयां आपकी यूटीआई में, सबका जो इफेक्टिव अगेंस्ट इकोलाई, प्रोटियस, स्टेफेलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, तो आपको इकोलाई पे फोकस करना है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पे फोकस करना है। अल्टीमेटली आप ट्रीटमेंट का पैटर्न पता कर ले जाओगे ना। इफेक्टिव अगेंस्ट इकोलाई, एरोबैक्टर एंड प्रोटियस, इसका अगेंस्ट में बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम डोज की बात करें तो एम्पिसिलिन को 0.5 to 1 ग्राम तक यूज करते हैं बीडी, या फिर एमॉक्सिसिलिन का यूज करते हैं 0.5 से 1 ग्राम तक बीडी। 7 से लगभग 10 दिन तक हमारा ट्रीटमेंट चलता है ना। बात करें हम पेप्रासिलिन की बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, और हमारा इकोलाई क्या है, ग्राम नेगेटिव वैसिलाई तो है हमारा, तो उसके अगेंस्ट में काम करेगा ये। पेरेंट्रल आईवी के केस में हम क्या देते हैं, 4 to 8 ग्राम देते हैं पर डे, एडल्ट डोज है हमारी ये। अब चौथे ड्रग हमारे पास आती है अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या था अमीनोग्लाइकोसाइड्स का, भाई प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर थी, राइबोसोम पे काम कर रही थी, बाइंड हो रही थी, जिससे बैक्टीरिया का प्रोटीन का बनना बंद हो रहा था, जिससे वो ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। अब देखो अमीनोग्लाइकोसाइड जैसे आपका टेट्रासाइक्लिन, सॉरी वो आपके जेंटामाइसिन थे, स्ट्रेप्टोमाइसिन थे, कैनामाइसिन था, एमिकासिन था, तो ये बहुत सारे अमीनोग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल थे। अब अमीनोग्लाइकोसाइड का अगर आपको याद हो टॉक्सिसिटी क्या था, तो सबसे बड़ी टॉक्सिसिटी इनकी थी नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी, मतलब कानों से बहरा हो जाना और आपकी किडनी डैमेज कर देना। अब आपको तुरंत प्रेडिक्शन लग जाना चाहिए जो अमीनोग्लाइकोसाइड का केस है बहुत सेंसिटिव है इन केस ऑफ यूटीआई। क्योंकि सेंसिटिव है, यूटीआई भी आपकी रिनल में होती है, ठीक है, आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर हम बोले यूरिनरी सिस्टम है, वहीं पर तो हो रही है ना आपकी। तो क्या हुआ, अगर हम जेंटामाइसिन या फिर अमीनोग्लाइकोसाइड्स को बहुत लंबे टाइम तक चला देते हैं यूटीआई के केस में, तो क्या होगा, अगर मान लो आपकी यूटीआई क्रोनिक है तो क्या होगा भाई, वो आपका नेफ्रोटॉक्सिक कर जाएगा, मतलब किडनी को डैमेज करना चालू कर देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में रख देते हैं, बहुत सेफेस्ट मेडिसिन हमारी नहीं मानी गई है ना। तो अमीनोग्लाइकोसाइड स्पेशली जेंटामाइसिन की बात करें तो जेंटामाइसिन हमारा 160 mg IM या फिर IV BD यूज करते हैं। अगर हम बात करें वही एमिकासिन की तो 5 mg पर kg IM या फिर IV यूज करते हैं BD में। तो आपको बहुत अच्छे से अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में पता लग गया होगा ना, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अमीनोग्लाइकोसाइड्स का जो हमारा एंटीबायोटिक का सीरीज है वहां पर विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो वहां से आपको और जल्दी वहां पे प्रिडिक्शन हो जाएगा। बात करें भाई फ्लोरोक्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स भी आपके समझ में आ रहा होगा क्या था, हमारा था क्विनोलोन्स। जब हम क्विनोलोन्स कैटेगरी की एंटीबायोटिक का फ्लोरिनेशन कर रहे थे तो बन रही थी हमारी फ्लोरोक्विनोलोन्स। अब क्विनोलोन्स में क्या था, हमारा था नैलिडिक एसिड था। जब नैलिडिक एसिड के स्ट्रक्चर में हम लोग फ्लोरिनेशन कर रहे थे तो वही बन जा रहा था हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स FQ। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, दीज आर कंसिडर्ड आइडियल एजेंट फॉर नोसोकोमियल पायलोनेफ्राइटिस एंड कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। अब देखो क्या है, जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है उनकी नेफ्रोटॉक्सिटी नहीं है। अब जब नेफ्रोटॉक्सिटी नहीं है तो हम फाइलोनेफ्राइटिस के केस में यूज कर सकते हैं। फाइलोनेफ्राइटिस मतलब डैमेजिंग ऑफ किडनी, स्पेशली बैक्टीरिया, क्योंकि जो आपका कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई मतलब क्रोनिक यूटीआई या फिर फाइलोनेफ्राइटिस का केस है, उसमें क्या है, पहले से ही किडनी डैमेज हो रही है, तो उस केस में अगर किसी को यूटीआई है तो हम फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज करते हैं। लेकिन
अमीनोग्लाइकोसाइड आपको उस केस में गलती से भी यूज नहीं करना है ना, क्योंकि उसकी तो पहले से ही नेफ्रोटॉक्सिटी रिएक्शन से नेफ्रोटॉक्सिटी उसकी टॉक्सिटी है। अब देखो दीज आर यूजफुल व्हेन रीनल फंक्शनल स्लो, आपको तुरंत मन में तुरंत हिट होना चाहिए अगर किसी पेशेंट को यूटीआई है क्रोनिक आइदर एक्यूट, ठीक है, या फिर फाइलोनेफ्राइटिस है, अगर उसकी रीनल फंक्शनल स्लो है तब भी आप फ्लोरोक्विनोलोन्स को यूज कर सकते हो। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था आपका, डीएनए गैरेज इन्हिबिटर था। इसके एग्जांपल्स आपके क्या थे, लाइक आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, जितने भी आपकी फ्लॉक्सासिन थे वो आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स में आ रहे थे। बात करें यहाँ पे भाई नाइट्रोफुरेंटाइन बहुत अच्छी दवाई है हमारी कुछ हद तक। लेस इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ रीनल पैरेन्काइमल इंफेक्शन, अगर किडनी में पैरेन्काइमल सेल्स का या फिर पैरेन्काइमल इंफेक्शन है तो क्या है हमारा जो नाइट्रोफुरेंटाइन है उसका बहुत अच्छा एक्शन नहीं है। अगर हम डोज की बात करें तो 100 mg बीडी यूज करते हैं विद फूड इसलिए देते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है, जिसकी ड्रग की जो इफेक्टिविटी है थोड़ा सा इंप्रूव हो जाती है। अगर हम बात करें नाइट्रोफुरेंटाइन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर जाके उसके डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, या डीएनए नहीं बनेगा तो क्या होगा, अपने स्पीशीज को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। अब जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है वो हमारे पास है मेथेनामाइन मांडिलेट, या फिर हम बोले इसको मैंडेलामाइन, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत यूनिक फीचर है इसके पास भी ना। ये एक साल्ट है, किसका साल्ट है, दिस इज साल्ट ऑफ मैंडेलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड का साल्ट है एंड मेथेनामाइन, दो का साल्ट है, मेथेनामाइन एंड मैंडेलिक एसिड का साल्ट है। और इसके पास स्पेशल फीचर क्या है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी है इसके पास, ठीक है। अब देखो क्या है, एट एन एसिड pH लेस देन आपका 5.5 मेथेनामाइन लिबरेट्स फॉर्मेल्डिहाइड। ध्यान से समझना है, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, विच एक्ट अगेंस्ट मेनी ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस। और हमारा यूटीआई किससे हो रहा था, इससे हो रहा था, और ई कोलाई का नेचर क्या था, ग्राम नेगेटिव एसिलाई था। तो आई थिंक काम करेगी, ये बहुत अच्छा काम करेगी ना। देखो इसके काम करने का तरीका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डीनेचुरिंग ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। एक्चुअली क्या होता है जब हम इस ड्रग को देते हैं मेथेनामाइन को, और जो देने का तरीका है बहुत अच्छा काम करती है जब वो आपका जो pH है वो 5.5 से कम हो, ठीक है। अब क्या होता है जब इस ड्रग को देते हैं, जब लेस देन आपका pH 5.5 है, मतलब एसिडिक कंटेंट ज्यादा है उसके स्टमक में, तो ये दवा क्या करती है, लिबरेट करती है फॉर्मेल्डिहाइड को रिलीज करती है, जिसके कारण से इसका जो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है वो आता है, ठीक है। जो आपका मेथेनामाइन है मैंडिलेट, उसके पास खुद की एक्टिविटी नहीं है, वो किसको रिलीज कर रही है, लिबरेट कर रही है, वो कर रही है फॉर्मेल्डिहाइड को। फॉर्मेल्डिहाइड एक्ट करता है आपका लाइक एंटीबैक्टीरियल और अगेंस्ट योर यूटीआई इंफेक्शंस, इसीलिए लिखा है अगेंस्ट मेनी ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो डीनेचुरिंग ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड को इनहिबिट कर देता है, डीनेचुरिंग कर देता है उनमें, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो ये आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब देखो बहुत सारी बुक्स में एक ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स दिए हुए हैं यूटीआई के, तो हमने जो ये रेफरेंस लिया है वो लिया है केडीटी का ना। अब इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि क्या रेजिमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है हमारा, ट्रीटमेंट पैटर्न और डोज कितनी है ना। तो जो पहली ड्रग आपकी दी हुई है इसमें नॉरफ्लॉक्सासिन दी हुई है 400 mg बीडी। एक चीज और समझ लो, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी माइक्रोबियल रेजिमेंट्स फॉर एक्यूट यूटीआई, एक्यूट के केस में है ये, और ओरल जितनी भी दवाई है वो ओरल चलेंगी, और ड्यूरेशन कितना होगा उनका, लगभग 3 to 5 डेज, मतलब 3 से 5 दिन चलेंगी। पहली हमारे पास मेडिसिन है नॉरफ्लॉक्सासिन, जिसकी डोज है 400 mg बीडी यूज करनी है हमें। नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, दीज आर फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव। अब जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वो हमारी 250 mg से 500 mg तक बीडी यूज करना है। अगर हम बात करें आपका ओफ्लॉक्सासिन तो इसकी डोज है 200 से 400 mg तक बीडी यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कोट्रिमोक्साजोल, अब कोट्रिमोक्साजोल कहां पढ़ा था हमने, कोट्रिमोक्साजोल मतलब ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन है, जो कि हमारा यूज होगा 960 mg बीडी। बात करें सिफेलैक्सिन, सिफेलैक्सिन हमारा क्या है, सिपेलोस्पोरिन का ओरल 250 mg से 500 mg तक टीडीएस दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिफोडॉक्सिन, प्रोक्सिडिल,
ये हमारी क्या है, ये भी सेफालोस्पोरिन की ओरल कैटेगरी की ड्रग है। 200 mg बीडी यूज करना है। बात करें हम एमोक्सिसिलिन, ये हमारी पेनिसिलिन कैटेगरी की ड्रग है। एमोक्सिसिलिन साथ में आपका क्लेवुलेनिक एसिड होगा। जो एमोक्सिसिलिन की डोज होगी आपकी 500 mg, और जो क्लेवुलेनिक एसिड है उसका होगा 125 mg, और बीडी यूज करना है ना। हमारी लास्ट ड्रग है इसमें नाइट्रोफुरेंटोइन, जो कि हमारी है लगभग 50 mg, हम इसको यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से यूटीआई पैटर्न, जो हमारा एंटी माइक्रोबियल्स रेजिमेंट्स है, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।